नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 24 सितंबर आज की तारीख और दिन आज का शुक्रवार। आज जो टॉपिक है यूपी का एक मिसलेनियस जीके हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसी चीजों को आपको पढ़ना चाहिए, साथ में करंट अफेयर को देखेंगे। और छोटे छोटे ये प्रश्न हैं, लेकिन कभी कभी आपसे जब पूछे जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, समस्या हो जाती है। ज्यादातर प्रश्न आपको इसमें आते होंगे, लेकिन इन पोर्शंस को जहां जहां से रिलेटेड है उनको टच करके जाइएगा एग्जाम देने। आरओ और यूपीपीसीएस का एग्जाम जो आगे होने वाला है इसके लिए, और साथ में जो आगामी कोई भी एग्जाम है आगामी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओ और यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है, उसको आप 6307281212 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निर्वाण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। निर्वाण महोत्सव जो है, दो प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। एक तो ये कुशीनगर में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न बन जाता है कि कब मनाया जाता है, तो ये पूर्णिमा को मनाया जाता है। और तीसरा कि किस पूर्णिमा को, तो वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। कुशीनगर में बुद्ध के 80 वर्ष की आयु में जब निर्वाण प्राप्त हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में ये महोत्सव मनाया जाता है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है इसको देखिए। ये 80 वर्ष की अवस्था थी जब बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, पूछा जा सकता है कहां पर, कुशीनगर में, तो ये ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न का आप उत्तर दें, पद्मावती सती मंदिर किस जनपद में है। पद्मावती सती जो मंदिर है ये कन्नौज जनपद में आपको मिल जाएगा। कन्नौज मुख्यालय से 5 किलोमीटर के पास ही आपको ये मिल जाएगा। और इस मंदिर में ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये किसका मंदिर है, तो लाखन की रानी पद्मावती सती हुई थी यहाँ पर, तो उन्हीं के पुण्य स्मृति में इसका निर्माण किया गया है। सती मंदिर है ये, ठीक है, पद्मावती सती मंदिर। अब ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो इससे मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ की जो भी ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, जो भी ऐतिहासिक धरोहर है, उनको आप तैयार रखिए। जैसे इतिहास के अंतर्गत जो चीजें हमने पढ़ी हैं, वो कोई भौगोलिक स्थल जहां पे जैसे खनिज है उसको आप तैयार रखिए, जहां पर कुछ नया मिला उसको आप तैयार रखिए, जहां पे कुछ नया डेवलप हुआ उसको तैयार रखिए। स्टेट जीके में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कड़ा किस जिले में स्थित है। कड़ा का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इलाहाबाद जो जिला है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, तो इलाहाबाद जिला में कड़ा स्थित है, या फिर ये कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये दोनों चीजें हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। और एक यहाँ पर देखिए दो तीन चीजें जैसे आपको ध्यान रखना है कि जो कड़ा है, तो ये माना जाता था उस समय कि जो भी कड़ा का शासन होगा, जो भी कड़ा का शासक होगा, जिसका कड़ा पे शासक होगा, शासन होगा, वो पूरे दिल्ली का भावी सुल्तान होगा। इस कारण से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था, ठीक है। अब कड़ा कहां पड़ता है, कड़ा जो पड़ता है वो कौशाम्बी में पड़ता है। कहां पर, कौशाम्बी में पड़ता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में कड़ा पड़ता है। अब यहां पर जैसे कई बार ये कंफ्यूजन होने लगता है कि कड़े की लोकेशन ऐसा तो नहीं कि इलाहाबाद में है, ठीक है। इतिहास में जब इसको आप रिलेट करेंगे तो ये इलाहाबाद के पास पड़ता है, इस कारण से ये कंफ्यूजन होता है। लेकिन इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौशाम्बी, ये ध्यान रखना। इसको अंग्रेजी में आप सही लिखेंगे तो कौशाम्बी ऐसे लिखा जाएगा, CAU, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के लिए अपने पूर्वजों की तलाश संबंधी कौन सी योजना चलाई जा रही है। ये कौन सी योजना है और इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। ये डिस्कवर योर रूट्स योजना है। डिस्कवर योर रूट्स योजना ये यूपी में चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है, जो भी प्रवासी भारतीय हैं जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है, तो इस योजना के जरिए 2003 में इसको शुरू किया गया था। मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, फिजी, त्रिनिदाद टबैको, वेस्ट इंडीज, यहां से आए लोगों ने अपने पुरखों के मूल गांवों और कस्बों को ढूंढने की कोशिश की और उसमें कामयाब रहे थे। जैसे हुआ क्या, जब यह हमारा उपनिवेश वाला शासन था, हमारे यहाँ पे, हमारा उपनिवेश नहीं, हमारे यहाँ शासन था, उपनिवेशी शासन था। तो जैसे अब मान लीजिए कि इन देशों में यहाँ से लोग लेके जाए गए और वहां पर बसा के उनसे काम कराया गया वहां पे, फिर धीरे धीरे वहीं पे वो रह गए, वहीं से वहां से वापस आए ही नहीं, वहीं से उनका नाता हो गया। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं तो यहाँ किसी को बलिया के गांव के, किसी वो गोंडा के गांव के, गोरखपुर के,
कहीं के तो रहे होंगे ना, तो वो अगर चाहते हैं कि अपना रूट खोजें, कहाँ किस विलेज के रहने वाले हैं, किस जगह के रहने वाले हैं, तो इस तरीके से वो आके उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। 18वीं शताब्दी के, 19वीं शताब्दी के जो ये लोग हैं, ये अगर अपने पुरखों से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्कवर योर रूट्स योजना थी, कभी भी आपसे पूछी जा सकती है। कनक भवन किस जनपद में स्थित है? जितना भी जीके आप पढ़ते हैं उसमें अयोध्या से रिलेटेड जो भी जीके है, उसमें राम मंदिर, राम भगवान, राम जी का परिवार, इनसे रिलेटेड जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। अयोध्या में स्थित है। आप जब जाएंगे अयोध्या, और अयोध्या में आप राम जन्मभूमि स्थल जाएंगे तो उसी के पास में आपको ये स्थल भी मिल जाएगा, कनक भवन, ठीक है ना। और इसमें माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम और देवी सीता को उपहार स्वरूप ये माना गया था कि ये भवन दिया था, और ये उनका व्यक्तिगत महल हुआ करता था कैकेयी का। पहले राजा विक्रमादित्य और बाद में भानुकुंवारी ने इसका जीर्णोद्धार भी कराया। तो ये प्रश्न आपसे इतना डीप हो सकता है कभी पूछ ले, नहीं तो पूछा नहीं जाता है। मुख्य गर्भगृह में श्री राम और माता सीता की प्रतिमा भी यहाँ पर स्थित है, और कनक भवन राम जन्मभूमि के उत्तर पूर्व में ये स्थित है। अनोखी इसकी कलाकृति है, मैंने देखा भी है, आप इसको देख सकते हैं। अयोध्या जाइए तो वहां पे जरूर इसको देखिए। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। आगरा प्रेसिडेंसी को कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया? ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बात है 1833 की। 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया, ठीक है। और ये जो अलग हुआ, तो ऐसे और भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर भारतीय वंश जो है, जैसे इसमें 1775, 1798 और 1801 में नवाबों, 1803 में सिंधिया, और 1816 में गोरखों की छीने गए प्रदेशों को पहले बंगाल प्रेसिडेंट के अंतर्गत रखा गया था। लेकिन जब 1833 आया तो इसमें पश्चिमोत्तर प्रांत, आरंभ में इसको आगरा प्रेसिडेंसी कहा जाता था, इसको गठित करके इससे अलग कर दिया गया। तो 1833 बना इनसे था, नवाब, सिंधिया और इनसे गोरखों से जो छीने गए प्रांत थे उनसे बना हुआ था। बनारस पर कब ब्रिटिश प्रशासन लगभग सुनिश्चित हो गया था? ये भी एक प्रश्न है। 1780, 81, 82, 83। वारेन हेस्टिंग्स, 1780 की बात है। वारेन हेस्टिंग्स, और वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? मुसलमानों की तुष्टीकरण के लिए कलकत्ता मदरसा की और बनारस प्रशासन में आने वाली अनेक कठिनाइयों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इसको ब्रिटिश प्रशासन सुनिश्चित यहाँ पर करके एक निश्चित तौर पर एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की कि यहाँ पर कोई भी मतलब ऐसी घटना ना हो पाए कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो कि विद्रोह हो, हमारा विरोध हुआ हो। और ये क्योंकि जो भी उनके उपयोग की चीजें रहती थी, खास करके जो लाभकारी चीजें रहती थी, जहां से उनको धन मिलता था, ऐसी चीज या नियंत्रण में जो काम आती थी उस पे वो लोग कब्जा करते थे। तो 1780 की ये बात है। 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने मुसलमानों की तुष्टीकरण के लिए कलकत्ता मदरसा और बनारस प्रशासन में आने वाली अनेक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया, और तभी इसको ब्रिटिश प्रशासन के तहत लाया गया था। ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का नाम कब दोबारा यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया? उत्तर प्रदेश का नाम दोबारा यूनाइटेड प्रोविंस कब किया गया? तो ये 1937 में, इसको याद कर लीजिए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अलग चीजें नहीं कि कब क्या और किया गया। यूनाइटेड प्रोविंस यूपी का नाम कब किया गया? तो ये ध्यान रखना है, 1937 में किया गया था। ये पूछा हुआ प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राजकीय संस्कृत महाविद्यालय ये था, वो वाराणसी का प्रथम महाविद्यालय था, और इसकी स्थापना हुई थी 1791 में, और इसकी स्थापना करने वाले थे जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना की थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1791 में वाराणसी में। अगला जो प्रश्न है, टोपरा और मेरठ से 2 स्तंभलेख दिल्ली कौन लाया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हर तरीके के हमने आपको परिचित, कुछ अजीब सवाल आपको लगेंगे जिनके बारे में बहुत जानकारियां भी आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन तो आप जानते हैं, इसको इतिहास में भी आपने पढ़ा। तो फिरोज शाह जो तुगलक था, ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक, इसने सहारनपुर जिले में टोपरा नामक गांव में अशोक का एक अभिलेख था उसको, और मतलब क्या किया था इसने, टोपरा और फिर दूसरा मेरठ से इसने क्या किया था, 2 स्तंभलेख दिल्ली लेके चला आया था। तो अब आपसे एक प्रश्न और यहाँ पे मैं कर रहा हूं, जो मैंने व्याख्या आपसे अभी की है, कि ये जो टोपरा था ये कहां था? तो ये सहारनपुर जिले में था, ठीक है ना।
और मेरठ का भी एक अभिलेख ये लेके आया था। तो दोनों ये फिरोज शाह जो तुगलक था यही लेके आया था। और ये जो अभिलेख है इसको टिफेंथर ने खोजा था सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में। और इनके जैसे कभी भी आपसे पूछा जा सकता है संख्या, तो यहाँ पर जो है एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख था ये टोपरा वाला जिस पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण है, जबकि शेष जो स्तंभ है उस पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण है। ये टोपरा वाले की विशेषता है। और जो यहाँ पे मेरठ में था, अशोक के बृहद बृहद स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पे उत्कीर्ण है। और इसकी खोज की थी, अभिलेख की किसने? टी फैनथेलर ने इसकी खोज की थी, टी फैनथेलर। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म किस जनपद में हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहां पर? बुलंदशहर में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1285 में इनका जन्म हुआ था और इनका सैयद परिवार में जन्म हुआ था। जो बुलंदशहर है, बरन उसको कहते थे उस समय। बरन जो है, जियाउद्दीन बर्नी जो लगा है ना, तो बरन ये स्थान था जहां पे जन्म, और यही बरन बाद में हो गया बुलंदशहर। तो ये ध्यान रखना, ये बरनी का मतलब ये बरन से है, तो ये वहां के रहने वाले थे। और इन्होंने भारत का इतिहास लिखने वाले माना जाता है कि इतिहास इन्होंने लिखा, और पहले ज्ञात मुसलमान हैं जो दिल्ली में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के नदीम यानी कि प्रिय साथी बनकर 17 सालों तक रहे थे। नदीम का मतलब होता है प्रिय साथी। तो 17 वर्षों तक ये वहां पे रहे थे, ये ध्यान रखना। जियाउद्दीन बर्नी इतिहास लिखने वाले पहले ज्ञात मुसलमान माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछन्न का संबंध किस जनपद से है? तो अहिछन्न का संबंध जो है, उत्तरी पंचाल की ये राजधानी थी, एक तो ये याद रखना है आपको। इसका संबंध है बरेली से। किससे? बरेली से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और बरेली जिले का आंवला वहां पे एक स्थान पड़ता है, वहां ये आपको मिलेगा उसी के पास में। और इसमें कोई 3 मील के चित्राकार, मतलब आप कह सकते हैं त्रिकोणाकार, चित्राकार नहीं सॉरी, त्रिकोणाकार घेरे में ईंटों की किलेबंदी के भीतर कुछ टीले यहाँ पर मिले हैं। और सबसे ऊंचा जो टीला है उसकी ऊंचाई 75 फुट है। और करविंगम ने सबसे पहले वहां कुछ खुदाई करवाई, बाद में फ्यूरर ने उसका अनुसरण भी किया था। तो ये ध्यान रखना है। आइछन्न के अवशेष जो आज भी वर्तमान है में मिल जाएंगे आपको, तो ये बरेली में है। ये डिस्ट्रिक्ट आपसे अगर पूछ लिया जाए। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया था? बहुत बढ़िया ये प्रश्न है। और यहाँ पर इन्होंने खान बहादुर ने इसका नेतृत्व किया था। खान बहादुर खान इनका पूरा नाम हुआ करता था। और रुहेला, इनका खान बहादुर खान रुहेला, ये रुहेलखंड के थे। रुहेला भी इनके आगे लगा है। तो रुहेलखंड के द्वितीय नवाब हाफिज रहमत खान के ये पोता थे, ये उनके पोते थे। और 1857 का जब विद्रोह हुआ, तो उस समय विद्रोह में बरेली की ये जो नेतृत्व की बात आई, तो इन्होंने इसका नेतृत्व किया। और 1857 का भारतीय विद्रोह विफल तो रहा, लेकिन बरेली में इन्होंने, क्योंकि देखिए शुरू में ये ध्यान रखिएगा 1857 का विद्रोह हुआ यही बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बरेली भी अंग्रेजों के अधीन फिर इसमें हो गया, और ये वह बचकर फिर नेपाल भाग निकले, फिर वहां पे पकड़े गए, अंग्रेजों के हवाले किए गए, फिर मौत की सजा सुनाई गई, फिर इनको फांसी दे दी गई थी खान बहादुर खां को। इतना ध्यान रखना है आपको। मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहां पर स्थित है? तो मुगल राजकुमार जो खुसरो है इसका मकबरा इलाहाबाद में स्थित है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इलाहाबाद में आप देखेंगे तो एक मिलता है खुसरो बाग स्थान। खुसरो बाग आप स्टेशन के पास, स्टेशन जो बड़ा वाला स्टेशन है इलाहाबाद का सिविल लाइन वाला, तो उसके मेन तरफ जाएंगे तो उसी की जो रोड सामने गई उसी के पास में इधर खुसरो बाग पड़ेगा, तो वहीं पर ये मकबरा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वहां पे अमरूद के पेड़ भी लगे हुए हैं। तो मुगल शासक जहांगीर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था खुसरो बाग का, और जहांगीर के पुत्र खुसरो के नाम पर इसका नाम खुसरो बाग रखा गया था। और ये जो है यहाँ पर आपको चारों ओर मतलब आपको हरियाली तो दिखेगी, मकबरे कई यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। पेड़ पौधे भी खूब लगे हुए हैं, वहां पर नर्सरी भी है। आप देखेंगे, आप जाइए कभी इलाहाबाद तो उसको देखिए। और जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो मिर्जा, जहांगीर की पहली पत्नी शाह बेगम, और जहांगीर की बेटी राजकुमारी सुल्तान निथार बेगम, तो इन सबका खुसरो बाग में ये 3 लोगों का मकबरा है। तो ये पूछा जा सकता है किसका मकबरा नहीं है,
तो जहांगीर का बड़े बेटे का, जहांगीर की पहली पत्नी का और जहांगीर की बेटी राजकुमारी जो सुल्तान निथार बेगम थी उनका यह है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य आपसे पूछा जा रहा है कि है कौन सा। तो इसमें चरकुला जो है ये ब्रज क्षेत्र का है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घड़ा नृत्य ये होता है और बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं, फिर उन्हें सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है और तेल के दीपक अपने सिर पर महिलाएं रखकर इसमें नाचती हैं, चरकुला जो नृत्य होता है। अगला जो प्रश्न है, तो नृत्य की लिस्ट आप देखिए, सारे देख डालिए, कल से चीजें व्यवस्थित होंगी, कई चीजें आपको और सब जो रुकी पड़ी हैं वो चलने लगेंगी। कभी कभी सब जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं, उतना कुछ नहीं कर मिलता है, महीनों से ये सब झेल रहा था मैं। अगला जो प्रश्न है उसमें कई चीजें और भी हुई, ऑफिस में पुताई वगैरह कारण सब डिस्टर्ब रहा, पानी सब भर गया था साइड से मकान बनने के कारण, तो इन सब कारणों से भी डिस्टर्बेंस रहा है, लेकिन आप लोग होशियार हैं, समझदार हैं, चीजें खैर। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र तो ये स्थित है मेरठ में, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मैंने एक दिन बताया था अंतरराष्ट्रीय वाला कुछ यहाँ पर स्थापित हो रहा है, जरा बताइएगा कि वो कहाँ हो रहा है। जैसे राइस वाला यहाँ पर मैंने बताया था कि बनारस में है, ऐसे जो फिलीपींस वाला है, ऐसे ही आलू का कुछ बताया था, किसी को समझ में अगर नहीं आया हो तो उसको जरा हमको बताएं फिर, ठीक है। तो ये मेरठ में है, आलू अनुसंधान केंद्र जो है मेरठ में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? तो लोकायुक्त का पद जो सृजित किया गया ये 1975 में किया गया, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकायुक्त क्या करते हैं? बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले ये वैधानिक निकाय होते हैं जो लोकायुक्त और लोकपाल की बात की जाए तो दोनों, ये ओम्बड्समैन का कार्य करते हैं और कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनकी जांच करते हैं। जरा बताइएगा किसको किसको छूट मिली हुई है अभी भी जिसकी जांच ये नहीं कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न, और इस समय कौन है ये कमेंट करिएगा, इस समय उप लोकायुक्त कौन है? अभी जुलाई के करंट अफेयर में मैंने इनको पढ़ाया था, तो ये भी जरा आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पक्षी है, ये स्ट्रॉक इधर लिखा है, ये क्रेन और स्ट्रॉक दोनों होता है, इसका नाम सारस, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारस के बारे में आप जानिए, ये बिगेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, अभी पृथ्वी पर मौजूद ये बिगेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, इससे बड़ा कोई उड़ने वाला पक्षी अभी नहीं है, और यही यूपी का राजकीय पक्षी है। कभी कभी कंफ्यूजन होने लगता है, क्रॉन्च के नाम से भी इसको जाना जाता है और सबसे अधिक संख्या भारत में इसकी मिलती भी है। और ये जो राजकीय पक्षी है गंगा के मैदानी भागों में आपको मिल जाएगा और सबसे बड़ा विशाल उड़ने वाला पक्षी है, उत्तर प्रदेश का है ये राजकीय पक्षी। अगला जो प्रश्न है, बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने गणराज्य थे? कितने मुख्य गणराज्य थे? बुद्ध काल की अगर बात करें तो कितने मुख्य गणराज्य थे? अब यहाँ पे मुख्य गणराज्यों की अगर आप बात करेंगे तो 7 मुख्य गणराज्य आपको मिल जाएंगे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुमसुमार, शाक्य 2, कालाम 3, भग 4, कोलिय 5 और मल्ल 6, ये कुशीनगर के मल्ल और पावा के मल्ल। तो ये 6 और ये पिपलिवन के मोरिये, बात समझ में आ गई, पिपलिवन के मोरिये, तो ये आपको मिल जाएंगे इतने। अब इनका जैसे ऐसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन कहाँ का है सुमेलित करने का, कौन कहाँ का है सुमेलित करने का, जैसे कुशीनारा के मल्ल है, रामग्राम के कोलिये हैं, तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाएगा, बात समझ में आ रही है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कितना 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ऐसे कई प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेलन घाटी की खुदाई बताइए किसके उसमें कराई गई थी, कौन बताएगा, उत्तर कौन देगा? तो बेलन घाटी की जो खुदाई थी उसको प्रोफेसर जी आर शर्मा के नेतृत्व में कराया गया था, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो बेलन घाटी है पुरातात्विक स्थल है और जब ये घाटी खोदी जाएगी तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी। अब इसके बारे में कई चीजें आप जानते हैं, उसको वहां से
कनेक्ट करिए। बेलन घाटी में क्या क्या मिलता है, कभी आपने सोचा है या पढ़ा है? बेलन घाटी में क्या क्या चीजें आपको मिलती है? तो बेलन घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? जैसे बेलन नदी का प्रवाह क्षेत्र भी था, है ना, और कहाँ पे स्थित है ये भी आपको जानना चाहिए। तो रिलेट करके पढ़ेंगे तो कई चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। और जो बेलन नदी है उसका एरिया आपको कहाँ मिलेगा? सोनभद्र में मिल जाएगा, मिर्जापुर में। तो बेलन घाटी वही एरिया पूरा इंपॉर्टेंट है। तो इलाहाबाद के आसपास का इसका क्षेत्र है, और उच्च पाषाण युग के इसमें अवशेष मिले हैं, और इसमें मार्त देवी की मूर्ति इसी में मिली थी, है ना। और जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में इसकी खुदाई कराई गई। ठीक है, और बाकी चीजें जो आप जानते हैं उसको जरा बताइएगा मुझे भी। प्रत्येक वर्ष विश्व समुद्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अब समुद्री दिवस जब आपसे पूछा जाएगा तो एक भारत में भी मनाया जाता है, इसलिए स्पेशली यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है 24 सितंबर को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और भारत का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। तो ये अभी मनाया गया है जो 24 को, वो मनाया गया है विश्व का 24 सितंबर को। पहली बार ये 1978 में मनाया गया था विश्व स्तर पे, और ये भारत वाला ये 1964 से ही मनाया जाता है। समझ में आ गई? ठीक है। अगला जो प्रश्न है करंट अफेयर क्या, सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी के कगार पर हैं? यूपीपीसीएस ऐसे प्रश्न पूछता है, कई बार ऐसा पूछ चुका है, ऐसे पूछ लेगा। और ये करंट अफेयर आपके नजर से गुजर जाते हैं, कई बार याद नहीं रहता। यमन की स्थिति है, बी ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी ने, वहां पे उसके प्रमुख हैं डेविड वेस्ली, उन्होंने कहा कि जो यमन है, यमन में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं, मानवीय संकट की स्थिति। और ऐसी स्थिति में अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के जो दानदाता लोग हैं उन्होंने मदद भी की है, फंडिंग भी की है। ठीक है, लेकिन अब ये कितनी बड़ी समस्या है। किसी नए वित्त पोषण के अक्टूबर 2021 में इन्होंने कहा मतलब इसके अनुसार किसी नए वित्त पोषण के अक्टूबर 2021 में 3.2 बिलियन लोगों के लिए और दिसंबर 2021 तक 5 मिलियन के लिए राशन की कटौती की जाएगी, ऐसी सूचना दी। लेकिन आपसे प्रश्न केवल यही पूछा जाएगा, यमन ये कहां पर ऐसी सूचना आई है कि वहां पे भुखमरी की चपेट में लोग इतने ज्यादा हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित चार्जिंग स्टेशन कहां स्थित है? कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है काजा में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और जो काजा है, काजा आपका पड़ता है ये हिमाचल प्रदेश में, एक है लाहौल स्पीति जिला, लाहौल स्पीति जिले में आपका पड़ता है काजा। और काजा में जो ये स्थित है, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेशन है, सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक वाहनों का चार्जिंग का। गो यूगो कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, वहां पर लगाया है, और 2 इलेक्ट्रिक स्कूटरों को अभी चार्ज करके इसका उद्घाटन किया गया है। 3650 मीटर समुद्र से देखेंगे तो इतनी ऊंचाई पर है। फेम योजना चल रही है, आपसे कभी पूछी जाए तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना है ये फेम योजना। ठीक है, बाकी इसके 2 चरणों में इसको लॉन्च किया गया था। पहला चरण 2015 में और दूसरा चरण 2019 अप्रैल में इसका शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है उसको आप बताइए। 400 डेज उपन्यास के लेखक कौन है? कौन इसके लेखक है? तो इसके लेखक हैं चेतन भगत। इनकी अभी नई किताब है और इसका कवर पेज इन्होंने जारी किया है। बहुत सारी किताब, 3 इडियट्स फिल्म भी इसी पर बनी, काई पोचे, ये सब आपने देखा ही होगा, और वन नाइट एट ए कॉल सेंटर, ये शुरुआती किताब इनकी थी। तो इन्होंने अभी इसको 400 डेज ये किताब अभी इन्होंने कवर जारी किया है, फिर ये रिलीज करेंगे। अगला जो प्रश्न है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिए गए पुरस्कारों और प्राप्तकर्ता के क्रम में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कल भी एक पुरस्कार हमने डिस्कस किया था। अभियान पुरस्कार 2021 सट्टा शेरिफ, प्रगति पुरस्कार 2021 जेनिफर कोलपास, और ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 तो ये फुम जिले मलाम्बो एकांगुका, ये गोलकीपर, तो याद रखना ये बिल्कुल पूछा जाएगा। ये सभी सही सुमेलित है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीनों पुरस्कार इंपॉर्टेंट हैं। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अपने वार्षिक गोल कीपर्स अभियान के हिस्से के रूप में अभी इन्होंने ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2021 की घोषणा की। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए ये फाउंडेशन का अभियान है। और ये फाउंडेशन जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे देशों में काम कर रहा है, कई देशों में।
और इसमें जो है कई पुरस्कार दिए गए। तो इसमें जो पुरस्कार दिए गए हैं उसमें आप ध्यान रखिएगा, एक जो पुरस्कार है, जैसे ये एक गोलकीपर अवार्ड है, गोलकीपर अवार्ड, तो ये फुमजिले मलाम्बाको एकंगुका को दिया गया है। दूसरा यहाँ पर प्रगति पुरस्कार है, ये कोलंबिया की हैं जेनिफर कोलपास को दिया गया है। और एक पुरस्कार अभियान है, ये अभियान पुरस्कार लाइबेरिया की सट्टा सेरिफ को दिया गया है। लैंगिक समानता बढ़ाने का के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। व्याख्या, इसकी व्याख्या पड़ेगा, इससे ज्यादा इसमें पूछा नहीं जाएगा कौन है ये। अगर इंडिया का कोई होता तो उस हिसाब से पूछा जाता कि ये क्या करते हैं, कौन है। भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के शेयरधारकों में कौन सा बैंक शामिल नहीं है? अभी जो भारत ऋण समाधान है, भारत ऋण समाधान की घोषणा की गई है, और ये जो घोषणा की गई है, ये यानी सरकार ने भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी बनाने की घोषणा की है। पूरी न्यूज ये है। तो इसमें आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, और इसके साथ में देखिए तो पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, एसबीआई, ये सब इसमें शामिल है। कोई भी ऐसा बैंक नहीं है कि जो इसमें शामिल नहीं है। इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए, जैसे एसबीआई भी इसमें शामिल है, एसबीआई शामिल है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये गलत एक रूप में हुआ है ये सेट करते में। यहाँ पर हमको एक दूसरा बैंक कोई लिखना था और वो गलत लिखा है, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ, ये सारे बैंक इसमें शामिल है, ये सब शामिल है। और मैं आपको बैंक दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से बैंक इसमें शामिल है। तो ये देखिए, इसमें एक शामिल है बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक और इंडियन बैंक और साथ में आईडीबीआई बैंक, ये सब शामिल है। उस क्वेश्चन को हम लोग सही कर लेंगे, सारे बैंक शामिल है। और ये ध्यान इसमें ये रखना है, ये परिसंपत्ति प्रबंधन जो कंपनी है, ये 50 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी पर प्रदत्त पूंजी 80.5 लाख रुपए इसकी निर्धारित की गई है, ठीक है। और ये अशोध्य ऋणों को साफ करने के लिए नेशनल एसेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर ये काम करेगी, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये परिसंपत्ति का प्रबंधन करने का काम करेगी। और सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं और सार्वजनिक जो एफआई हैं, उनके पास अधिकतम 49%, जो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हैं वो 49% हिस्सेदारी उनके पास होगी, और बाकी जो हिस्सेदारी होगी वो निजी क्षेत्र के ऋण दाता जो है उनके पास होगी। और ये चीजें जो है, अब ये ध्यान रखना कि जैसे पिछले हफ्ते सरकार ने इसके एनएआरसीएल द्वारा जारी सुरक्षा रसीदों के लिए 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी को मंजूरी अभी प्रदान की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन से बैंक ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को विकसित करने वाले पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे को बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो पैनल है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल प्रारंभिक बचपन शिक्षक और वैध शिक्षा के लिए एक नए पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें के कस्तूरी रंजन जो है ये अध्यक्ष होंगे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, के कस्तूरी रंजन जो है इसके अध्यक्ष होंगे। और समिति जो होगी ये पाठ्यक्रम ढांचे में इनपुट लेने वाले 4 क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं पर राष्ट्रीय फोकस समूहों द्वारा अंतिम रूप से स्थिति पत्र यानी कि पोजीशन पेपर, इन पर चर्चा करेगी। अब पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं प्रथाओं के क्षेत्र में दिशा निर्देश जारी करने का ये लोग काम करेंगे। और शिक्षा मंत्री इस समय धर्मेंद्र प्रधान है, ध्यान रखिएगा, निशंक नहीं है ना, जो निशंक जी थे वो नहीं है, पहले उत्तराखंड के वो सीएम भी रह चुके हैं। सितंबर 2021 में नगा शांति वार्ता के वार्ताकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नगा शांति वार्ता जो हुई इसके वार्ताकार के रूप में अभी इस्तीफा दिया है आर.एन. रवि ने। तो ये तो खत्म हो गए, इन्होंने मतलब इस्तीफा दे दिया, इस पद से खत्म हो गए, इस्तीफा दे दिया। अक्षय मिश्रा को चुना गया है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अक्षय मिश्रा अब इस वार्ताकार समूह के मतलब वार्ताकार के रूप में इनको चुना गया है, वार्ता समूह क्या। और आर.एन. रवि ने अभी तमिलनाडु के राज्यपाल का पद भी संभाला था। और यहाँ पर ये जो बातें नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और रवि के बीच में संबंध बिगड़ गए थे, इस कारण से ये घटनाएं हो रही हैं, मतलब उन्होंने इस्तीफा दिया है। नागालैंड शांति समझौते की रूपरेखा पर 3 अगस्त 2015 को भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, वही बातें चल रही थी। और नेशनल सोशलिस्ट जो काउंसिल ऑफ नागालैंड है, इसकी मुख्य मांग है म्यांमार और ग्रेटर नागालैंड के पड़ोसी राज्यों के क्षेत्र को कवर किया जाए, वो कवर करने की मांग कर रहे हैं। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि
किसको नियुक्त किया गया, हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए। बाकी आपको टेस्ट सीरीज और ये सब ज्वाइन करना हो तो फटाफट आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके ये काम कर लीजिए, प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। यूपी पीसीएस जिनको देना है वो लोग तो अब करो या मरो वाली स्थिति आ गई है, कोई लापरवाही करेंगे तो घातक सिद्ध होगी, है ना। और ये कार्यक्रम जो अपना कार्यक्रम है ये डेली 30, इसके सारे वीडियो जो देखेंगे उनको लाभ मिलेगा, पीछे के वीडियो भी रिवाइज कर डालिए आभासी माध्यम से। वैसे 109 का ये सब्सक्रिप्शन है, इसको आप लेके देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, इसका सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कई लोग कह रहे थे पुराना पीडीएफ भी हमको चाहिए, उसका हमको पुराना दे दीजिए, तो वो कार्यक्रम हम एक हफ्ते बाद उसको क्लोज कर देते हैं। अगर किसी को ऐसा चाहिए तो वो मैसेज करे तो विचार किया जाएगा क्या किया जाए। और कई लोग ऐसा बोलने लगते हैं, अब जैसे एक लोगों ने टेस्ट सीरीज ली जीआईसी की, अब जीआईसी की टेस्ट सीरीज 19 को पेपर हो गया, पेपर होते समाप्त हो जाती है, कह रहे हैं हमने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया था, हमको भेजिए। अब आपने नहीं डाउनलोड किया था, हमने तो ऐसा नहीं कि नहीं दिया था, लेकिन जैसे कुछ कार्यक्रम को तो ऐसा नहीं है ना कि एक बार लॉन्च करने के बाद लाइफ टाइम वो चलते रहेंगे, उसको स्क्रीन से हटाना भी तो पड़ता है। हाँ, एग्जाम की डेट 1 साल बढ़ जाएगी, 2 साल बढ़ जाएगी, हम उसको नहीं हटाएंगे, लेकिन अगर एग्जाम की डेट फिर बढ़ गई है, हो गया एग्जाम, बढ़ी नहीं है, एग्जाम खत्म हो गया, तो फिर उसको हटाना होगा। आभासी माध्यम में पहली बार यूनाइटेड किंगडम काउंसलर वार्ता की मेजबानी किसने की? तो ये मेजबानी जो है वो भारत के द्वारा की गई है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहली बार ये हो रही है और इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। संयुक्त सचिव है विदेश मंत्रालय में देवेश उत्तम, उन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का इसमें नेतृत्व किए। और ये जो काउंसलर वार्ता है इसमें दोनों पक्ष भारत और यूके जो है 2030 रोड मैप के हिस्से के रूप में दोनों देशों के बीच लोगों के बीच जो संपर्क की बात है उसको मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। और काउंसलर एक्सेस की सुविधा और काउंसलर शिकायतों के समाधान के तरीकों पर चर्चा करेंगे। ये सारी चीजें इसमें होंगी। और अंतिम प्रश्न है, एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा गया, वह होना चाहिए कहाँ स्थित है, वहां नहीं, वेयर इज इट लोकेटेड, वह कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है चंद्रमा के कहां पर, उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको रखा है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है आईएयू, इसने इसका नाम रखा है क्रेटर का नाम, आर्कटिक खोजकर्ता हुआ करते थे मैथ्यू हैसन। ये कौन थे आर्कटिक खोजकर्ता? 1909 में दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने वाले पहले लोग में से ये थे। क्रेटर का नाम हैंसन के नाम पर रखने का प्रस्ताव ये ब्रेसफेल्डर द्वारा रखा गया था, जॉर्डन ब्रेसफेल्डर द्वारा, और इनके नाम पर अब इसको रखा गया। तो दक्षिणी, ये ध्यान रखना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये स्थित है, जिसका नाम अब होगा मैथ्यू हैंसन के नाम पर। एक आर्टेमिस कार्यक्रम है, ये नासा द्वारा शुरू किया गया है। ये हैंसन क्रेटर पर चंद खोजकर्ताओं की अगली स्लेट को उतारना इसका उद्देश्य है। और नासा के तेजी से विविध अंतरिक्ष यात्री पूल जिनको उतारा जाएगा वो नासा के तेजी से विविध अंतरिक्ष यात्री पूल से चुने जाएंगे, है ना, अलग अलग यांत्रिक पूल से उनको चुना जाएगा। क्रेटर जो है हैंसन क्रेटर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्वैडरूप और डे गेरलाचे क्रेटर के बीच में स्थित है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पोजीशन आपसे पूछी जाए, लेकिन नाम के कारण इंपॉर्टेंट हो सकता है, बड़े अन्वेषक थे। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की अगर हम बात करें तो ये पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उसी साल 28 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं एविन वैन डिसोएक। अब आपको मैं बताऊं कि आज स्थिति नहीं थी इसको करने की, लेकिन जैसे कल एक दिन गैप हुआ था, कल भी मैंने करंट का करके किया, आज इसको इसलिए कर दिया कि रिदम न टूटे। कल से ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ सही से होने लगेगा। कार्यक्रम भी कई आपके लिए आ जाएंगे जो आरओ और पीसीएस के उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सफलता में भी कल से वीडियोस 100% है कि आने लगेंगे। बाकी जाने ऊपर वाला, प्रभु की माया अपरंपार। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।